हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक्चुअल जीडीपी, पोटेंशियल जीडीपी, जीडीपी गैप के बारे में बात करेंगे। एक्चुअल जीडीपी जिसे हम लोग वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, संभावित पोटेंशियल जीडीपी जिसे हम लोग संभावित सकल घरेलू उत्पाद और जीडीपी गैप जिसे हिंदी में हम लोग जीडीपी अंतराल या उत्पाद अंतराल कहते हैं की बात करेंगे। तो कोई भी देश हो या कोई व्यक्ति हो, उस देश या व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं वह कभी पूरी नहीं हो सकती हैं। यानी हमारी आवश्यकताएं अनंत हैं। हमें जितने भी वस्तुएं और सेवाएं मिल जाएं वह कम ही रहेंगे। तो एक बात आपको समझनी होगी कि हमारी जो आवश्यकताएं या नीड्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है, और इन आवश्यकताओं को पूरा करने वाले जो संसाधन हैं, रिसोर्सेस हैं, वह लिमिटेड रूप से हैं, सीमित हैं। यानी एक देश या एक व्यक्ति हमेशा यही कोशिश करता है कि वह इन संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से करे कि उस देश का या उस व्यक्ति का कल्याण अधिकतम हो। जैसे इन संसाधनों की सहायता से हम लोग युद्ध के सामान बना सकते हैं, शिक्षा पे खर्च कर सकते हैं, स्वास्थ्य पे खर्च कर सकते हैं। तो अगर हम पूरा का पूरा संसाधन अपना युद्ध के सामान बनाने में ही खर्च करते हैं तो हमारे देश का जो कल्याण होगा वह अधिकतम नहीं होगा। तो हमें चुनना पड़ता है कि हम अपने संसाधनों का चुनाव किस प्रकार से करें कि हमारे देश के जो लोग हैं उनका कल्याण अधिकतम हो। तो ये तो हमारी समस्या रहती है। और एक देश विकसित है, डेवलप्ड है, और एक देश विकासशील है, उन दोनों में अंतर का एक मुख्य कारण यह भी होता है कि वह अपने संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार से कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है एक्चुअल जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी, इसकी सहायता से भी हम समझेंगे कि कोई देश विकासशील कब है और विकसित कब है, उन दोनों में अंतर का मुख्य कारण क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है एक्चुअल जीडीपी, जिसको हम लोग वास्तविक जीडीपी कहते हैं। तो यहाँ पे दो शब्द हैं, एक है एक्चुअल और दूसरा है जीडीपी। जीडीपी के विषय में हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है कि यह किसी देश की सीमा के भीतर एक वर्ष की अवधि के दौरान अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। अब आ गया सब एक्चुअल जीडीपी। तो एक्चुअल जीडीपी भी क्या होगा कि एक देश अपने संसाधनों की सहायता से एक वर्ष की अवधि के दौरान वास्तव में अंतिम रूप से कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर पा रहा है, वही हमारा क्या हो गया, वास्तविक जीडीपी या एक्चुअल जीडीपी। अगर मान लेते हैं दो देश हैं तो दोनों देशों के पास संसाधन समान रूप के हैं, लेकिन दोनों देशों का जो उत्पादन का स्तर है वह अलग अलग हो सकता है। एक देश उतने ही संसाधन से 100 वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है और दूसरा देश उतने ही संसाधन से 120 वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है। तो यही हमारा क्या हो गया, उन दोनों देशों का अलग अलग वास्तविक जीडीपी हो गया। फिर दूसरा है आपका दूसरा कॉन्सेप्ट। अच्छा, इस एक्चुअल जीडीपी को हम लोग वाई स्टार से डिनोट करेंगे, और जो हमारा पोटेंशियल जीडीपी होगा इसको पहले हम परिभाषित कर देते हैं फिर बात करते हैं। पोटेंशियल जीडीपी जिसका नाम हिंदी में है संभाव्य जीडीपी। अब नाम से ही यहाँ पे समझ में आ रहा है कि कोई देश अपने संसाधनों की सहायता से अधिकतम कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित कर सकता है, उसे हम लोग पोटेंशियल जीडीपी कहेंगे। इसे हम वाई से दिखाएंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लें कि एक बच्चा अधिक से अधिक 12 घंटे पढ़ सकता है, यानी उसकी पोटेंशियल कितना है, 12 घंटे पढ़ने का है। तो ये क्या हो गया, उसका पोटेंशियल हो गया। लेकिन एक्चुअली वो कितना पढ़ रहा है, 8 घंटा। तो ये क्या हो गया, उसका एक्चुअल पढ़ने का घंटा हो गया। उसी प्रकार से देश भी है। देश मान लेते हैं कि वह अपने संसाधनों का
पूरी तरीके से प्रयोग करता तो अधिक से अधिक वह 12 वस्तुओं का उत्पादन कर लेता, लेकिन वास्तव में वो कितना कर पा रहा है? केवल 8 वस्तुओं का ही उत्पादन कर पा रहा है। अब इन दोनों के अंतर के कारण क्या आता है? जीडीपी गैप आता है। जीडीपी गैप या आउटपुट गैप, या फिर इसी को बोल देते हैं हम लोग हिंदी में उत्पाद अंतराल या सकल घरेलू उत्पाद अंतराल। ये होता क्या है? तो इसका फॉर्मूला हो गया y माइनस वाई स्टार, मतलब पोटेंशियल जीडीपी में से जब हम एक्चुअल जीडीपी को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? जीडीपी गैप मिल जाएगा। अब ये जीडीपी गैप हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है। तो हम केस 1 लेते हैं। केस 1 की बात करते हैं, जिसमें हमारा एक्चुअल जीडीपी जो है वह कम है हमारे पोटेंशियल जीडीपी से। हमारी जो वास्तविक जीडीपी है वह हमारे संभावित जीडीपी से कम है। तो एक गैप क्रिएट हो गया, और ये गैप कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव जीडीपी गैप या पॉजिटिव आउटपुट गैप। एक्चुअल जीडीपी को हम कैसे दिखा रहे थे? वाई स्टार से, और इसको हमने दिखाया वाई से। यही हमारा क्या क्रिएट कर दिया? पॉजिटिव जीडीपी गैप। अब इसका मतलब क्या हो गया? जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया हुआ था जिसमें हमने ये कहा कि एक बच्चा जो कि 12 घंटे का पोटेंशियल रखता है, संभावित रूप से 12 घंटे पढ़ सकता है, लेकिन वास्तव में वो केवल 8 घंटे पढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो गैप हो गया वो क्या है? धनात्मक है। 12 माइनस 8 यानी 4 आ गया, यानी पॉजिटिव नंबर आ गया है। तो इस केस में हो क्या रहा है कि ये लड़का अगर मेहनत करेगा तो और ज्यादा वह पढ़ सकता है। उसी प्रकार से जब एक्चुअल जीडीपी है तो इसका मतलब ये है कि वह देश अपने संसाधनों का पूरी तरीके से प्रयोग नहीं कर पा रहा है, यानी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस कर रहा है। रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर रिसोर्सेस बार बार शब्द हम कर रहे हैं, तो यानी उत्पत्ति के जो संसाधन हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से हमारे पास 4 उत्पत्ति के संसाधन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी, ये चारों हमारे क्या हैं? उत्पत्ति के साधन हैं। और पॉजिटिव जीडीपी वाले केस में हम लोग इसका पूरी तरीके से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, यानी इस केस में क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी अधिक होगी। ऐसे देश में क्या होगी? बेरोजगारी ज्यादा होगी। बेरोजगारी ज्यादा होने का मतलब क्या होगा कि इन लोगों के पास आय कम है। जब आय कम होगी तो इन लोगों का जो उपभोग होगा, कंजम्पशन होगा, उपभोग या कंजम्पशन, वो भी क्या होगा? कम होगा। जब कंजम्पशन कम होगा तो डिमांड कम होगी। डिमांड कम होगी तो जो उत्पादन बना हुआ है वो बिक नहीं पाएगा। जब उत्पादन बिक नहीं पाएगा तो जो उत्पादक होगा वह अपने उत्पादन में कमी कर देगा। जब उत्पादन में कमी कर देगा, आउटपुट, वो उत्पादन को क्या बोलते हैं? आउटपुट या प्रोडक्शन कम कर देगा, तो जो उत्पादन में साधन लगे हुए थे वो भी क्या हो जाएंगे? हटने लगेंगे, यानी बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर ये समस्या लगातार बनी रहती है तो इकोनॉमी आपकी इकोनॉमिक रिसेशन में चली जाएगी। इकोनॉमिक रिसेशन यानी आर्थिक मंदी की तरफ, इकोनॉमिक रिसेशन में चली जाएगी, आर्थिक मंदी में चली जाएगी। अब ये जो गैप है, पॉजिटिव गैप, पॉजिटिव पोटेंशियल जीडीपी गैप, इसी को हम लोग रिसेशनरी गैप भी बोल देते हैं।
रिसेशनरी गैप या अस्फीतिक अंतराल। तो एक मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अस्फीतिक अंतराल क्या होता है, तो आपको वहां पे बताना होगा कि अस्फीतिक अंतराल का मतलब जब हमारा एक्चुअल जीडीपी पोटेंशियल जीडीपी से कम होता है तो इसी केस को हम लोग अस्फीतिक अंतराल कहते हैं। अब बात करते हैं दूसरे केस की, केस 2, इसका ठीक उल्टा। केस 2 में क्या है आपका, जो एक्चुअल जीडीपी है इट इज ग्रेटर देन योर पोटेंशियल जीडीपी। हमारी जो वास्तविक जीडीपी है वह हमारे संभावित जीडीपी से अधिक है। तो जो गैप हमारा था वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव गैप हो जाएगा, नेगेटिव जीडीपी गैप हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, हम संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं, हमारे पास जितने संसाधन हैं उनका ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, यानी हाई यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट। इस केस में क्या होगा हमारा, जब हम रिसोर्सेस का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा तो लोगों के पास क्या है, इनकम है तो वो उनका कंजम्पशन ज्यादा होगा। जब कंजम्पशन ज्यादा होगा तो डिमांड ज्यादा होगी, कंजम्पशन ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा होगी। जब डिमांड ज्यादा है तो इसको पूरा करने के लिए प्रोडक्शन भी या आउटपुट भी ज्यादा होगा। जब आउटपुट ज्यादा होगा तो उत्पत्ति के साधनों की, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल थे ये हमारे, इनकी डिमांड भी बढ़ेगी। जब इनकी डिमांड बढ़ेगी तो ये लोग अपना प्राइसेस बढ़ा देंगे। जब प्राइस बढ़ा देंगे तो इकोनॉमी में क्या हो सकता है, इन्फ्लेशन आ जाएगा। और अगर ये स्थिति लगातार बनी रहती है तो इकोनॉमिक बूम की स्थिति आ जाएगी, इकोनॉमिक बूम या आर्थिक तेजी की स्थिति अर्थव्यवस्था में आ जाएगी। अब ये जो पोटेंशियल हमने देखा नेगेटिव था, इसी को एक अन्य नाम भी हम देते हैं जिसको कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। ये क्वेश्चन आपसे आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ सकता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसका नाम क्या हो गया, स्थितिक अंतराल। कुछ नहीं है, आपको अगर फार्मूला याद है तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है आपका, y स्टार इज ग्रेटर देन y। y क्या है आपका, वास्तविक जीडीपी है, और ये क्या है आपका, संभावित जीडीपी है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इकोनॉमी में राष्ट्रीय आय का निर्धारण कैसे होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम कैसे होगा। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट, इसको मैं अगले क्लास में डिटेल में पढ़ाऊंगा। यहाँ पे बात करते हैं कि जो उत्पादन है वह किस बात से निर्धारित होगा। तो इसके लिए दो बातें जरूरी होती हैं, एक होता है एग्रीगेट सप्लाई और दूसरा होता है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई को बोलते हैं समग्र पूर्ति और इसको बोलते हैं समग्र मांग। तो किसी भी देश में उत्पादन का स्तर इन दो बातों पर डिपेंड करता है थ्योरेटिकली, एक आपका एग्रीगेट सप्लाई और दूसरा एग्रीगेट डिमांड। तो जो एग्रीगेट सप्लाई होती है यह क्या होता है, उस देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। ये जो वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है यह उत्पादन के साधनों में वितरित होता है। उत्पादन के साधन हमने बताया था लैंड, लेबर, कैपिटल। जब इनमें वितरित होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लैंड को रेंट मिलेगा, लेबर को वेज मिलेगा, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलेगा और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा। यानी जो उत्पादन था या उत्पाद का मूल्य था वो हमारा उत्पत्ति के साधनों में वितरित हो गया, और ये जो पैसा मिला इन लोगों को उत्पत्ति के साधनों को,
वो लोग या तो उसे उपभोग कर लेंगे या तो बचा लेंगे। तो जो इकोनॉमी में आय होगी वो क्या होगी हमारा y इक्वल टू सी प्लस एस, उपभोग कर ली जाएगी या तो बचा ली जाएगी। वहीं अगर हम लोग मांग की बात करें तो इकोनॉमी के सभी सेक्टर के द्वारा, इकोनॉमी के में जितने भी सेक्टर हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, उन सभी की मांग को हम क्या कहेंगे, समग्र मांग कहेंगे। तो इकोनॉमी में कितने सेक्टर आपके हैं, मुख्य रूप से 4 सेक्टर हैं। एक है आपका हाउस होल्ड, दूसरा है आपका प्रोड्यूसर सेक्टर, तीसरा आपका गवर्नमेंट होता है, और चौथा होता है आपका फॉरेन सेक्टर, मतलब घरेलू क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र। तो राष्ट्रीय आय का निर्धारण हम 2 क्षेत्रीय मॉडल, जिसमें केवल 2 सेक्टर होंगे, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर, 3 सेक्टर मॉडल जिसमें केवल 3 सेक्टर होंगे, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट, और चौथा होता है 4 सेक्टर मॉडल जिसमें चारों क्षेत्र होंगे। तो शुरू में हम क्या करेंगे, जो एग्रीगेट डिमांड होगी उसको लिए हम 2 सेक्टर की बात करेंगे। वो 2 सेक्टर हमारे क्या हैं, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर हैं। तो हाउस होल्ड जो डिमांड करता है उसको बोलते हैं सी, और प्रोड्यूसर जो डिमांड करता है उसको बोलते हैं आई। यानी हाउस होल्ड की मांग क्या हो गई, उपभोग वस्तुओं की मांग कर रहा है और ये निवेश वस्तुओं की मांग कर रहा है। तो जब हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होता है, उसी केस में वहीं पे हमारा आउटपुट का डिटर्मिनेशन होता है। तो एग्रीगेट डिमांड हमारी क्या हो गई, सी प्लस आई हो गई, और एग्रीगेट सप्लाई हमारी क्या हो गई, सी प्लस एस। यहाँ से सी कट जाएगा, ये आई इक्वल टू यस आ जाएगा। तो ये कंडीशन है आउटपुट डिटर्मिनेशन की किसी भी इकोनॉमी में। लेकिन आय का स्तर क्या होगा वो हमें तब पता चलेगा जब हमें कंजम्पशन के बारे में और इन्वेस्टमेंट के बारे में पता हो। तो कल हम कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे।